हेलो बच्चों, मैं आपका प्रवीण सर जुडिशियल एकेडमी में। आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो सिविल प्रोसीजर कोड से लिया गया है और आप लोगों को जो मैंने पहले सीपीसी पढ़ाया हुआ है, हाउ टू रीड सीपीसी, उसमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है और तमाम बच्चों का ये कहना है कि सर सीपीसी आप हम लोगों को धीरे धीरे ऐसे ही कर करके यूट्यूब पे बताते रहिए। ये बात और है कि क्लासेस तो रेगुलर चलेंगी, लेकिन फिर भी डेमो के पॉइंट पर भी 10-10 वीडियो हर सब्जेक्ट के देने का वादा आपसे किया है और 31 दिसंबर तक पूरी तरह से लाइव क्लासेस फ्री हैं, चाहे वो एपीओ के लिए हो या चाहे पीसीएसजे के लिए हो। तो सीपीसी का आज जो दूसरा टॉपिक, या दूसरा नहीं कहेंगे, सॉरी, जो आज अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वादों को किस तरह से संस्थित किया जाता है, कौन कौन से पार्टीज होते हैं, वादों की विरचना कैसी होती है, मीन्स ऑफ फ्रेमिंग ऑफ सूट, पार्टी टू द सूट, एंड हाउ टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग। एज इन बिफोर क्लासेस मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से सिविल प्रोसीजर एक प्रक्रिया के तौर पर बनता है और चलता है। उसी प्रक्रम में, और मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले बताया का मतलब आप उसे देखें ताकि वो आपको और इजी वे में समझ में आए कि आज ये टॉपिक क्यों शुरू हो रहा है। तो उसी को अगर आप देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टी टू द सूट ऑर्डर 1, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर, ऑर्डर 2 फ्रेमिंग ऑफ सूट। ऑर्डर 3 आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो प्लीडर से रिलेटेड है, वो आपके प्रोसीजर का पार्ट नहीं होता है। ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इस पर हमने आप लोगों को बाकायदा वीडियो बना के दिया हुआ है जिसके साथ सेक्शन 26 भी पढ़ते हैं और बहुत डेप्थ में, बहुत टेक्निकलिटीज के साथ वो वीडियो आपको दिया गया है। ऑर्डर 5 समन को सेक्शन 27 से लेकर सेक्शन 32 तक प्लस ऑर्डर 5 पढ़ते हैं। इसी में मैंने एक बात और बताया था जब आप हमारे वीडियो को देखेंगे कि ऑर्डर 16 साक्षियों को समन और जो प्रिजनर्स हैं, कारागार में निरुद्ध व्यक्ति हैं, उनके लिए ऑर्डर 16 कैपिटल ए है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं, वो आपको बताए गए हैं। ऑर्डर 6 पर भी मैंने अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का एक वीडियो बनाया है, बहुत डेप्थ वीडियो बनाया हुआ है। ऑर्डर 6 में बेसिकली आपको ऑर्डर 16, 17 और 18 पढ़ा जाता है जिस पर वीडियो बना हुआ है। ऑर्डर 7 प्लेंट पर आपको बताना है, ऑर्डर 8 पे भी मुझे बताना है, और ऑर्डर 9 को मैं बैकबोन ऑफ एंटायर सिविल प्रोसीडिंग कहता हूं। क्यों? इस पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन जो पहला टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है ऑर्डर 1 पार्टी टू द सूट। बेयर वाइज चलेंगे, लेकिन पहले संक्षिप्त में रूप से आप जान जाएं। जब भी कोई मुकदमा शुरू होता है सिविल न्यायालय में, तो एक वादी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल प्रतिवादी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर एक से अधिक वादी और एक से अधिक प्रतिवादी हैं, तो कौन से लोग हैं जो एक साथ मुकदमे में पक्षकार बनाए जा सकते हैं? वादियों के तौर पर जैसे रूल 1 और रूल 6 को एक साथ पढ़ेंगे, प्रतिवादियों के तौर पर रूल 3, 6 एंड 7 को एक साथ पढ़ेंगे। जनरली बच्चों के दिमाग में रूल 1 और रूल 3 ही है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसको भी क्यों जोड़ रहा हूं। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेंस का है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है। जैसे कई लोग हैं तो सबके सब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में तो भीड़ हो जाएगी, तो उन सब की ओर से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो कौन व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है और रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटीज क्या हैं, ये आपको रूल 8 में इसके मिलेगा। मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज की भी बात होगी कि अगर किसी का नाम छूट गया या किसी का नाम गलत जुड़ गया तो क्या इफेक्ट होगा। आवश्यक पक्षकार का नाम नहीं छूटना चाहिए, उसी के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है ऑर्डर 1 रूल 9 के एक्सप्लेनेशन में। और अगर किसी का नाम कट गया है तो ऑर्डर 1 रूल 10 में इस बात को बताया गया है। खास तौर से ऑर्डर 1 रूल 10 का क्लॉज 4, प्रतिवादियों का नाम अगर छूट जाता है तो क्या करेंगे। और किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन यदि है, किसी भी तरह का यदि ऑब्जेक्शन है मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर के लिए, तो रूल 13 में इसकी चर्चा की जाएगी। तो आ जाते हैं ऑर्डर 1 से स्टार्ट करते हैं। सारे ऑर्डर्स को मैं इस तरह से बोल सकता हूं लेकिन आपके दिमाग से मिस हो जाएगा, इसलिए सिलसिलेवार रूप से चलते हैं। आ जाते हैं ऑर्डर 1, हु मे ज्वाइंड एज अ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के तौर पर कौन जोड़ा जा सकता है? बेयर की भाषा बहुत ही सरल है। एक ही कार्य या संव्यवहार या कार्यों या संव्यवहार की आवली के बारे में
या उनसे पैदा होने वाले अनुतोष के अधिकार। मींस इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन अगर एक ही संव्यवहार में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं और उन सब का क्लेम सेम है, रिलीफ सेम है, तो वे ज्वाइंट किए जा सकते हैं। इस लाइन को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण पे आ जाते हैं। कलम कहां गई भाई? मिल गई। आ जाते हैं। ए इज आगरा पब्लिकेशन, सॉरी, ए इज आगरा पब्लिकेशन, बी इज मेरठ पब्लिकेशन एंड सी इज इलाहाबाद पब्लिकेशन। इन तीनों का काम क्या है बच्चों? इन तीनों का काम है बुक पब्लिश करना। अब मान लो कोई एक्स है जो इनका भी नकली किताब बनाता है, इनकी भी नकली किताब बना रहा है और इनकी भी नकली किताब बना रहा है। तो ये तीनों लोगों का एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स आर सेम। इन सब लोगों का जो कार्य है वो एक जैसा है और इन सब लोगों का क्लेम भी एक होगा, इन सब लोगों की रिलीफ भी एक होगी। और यदि ये तीनों लोग अलग अलग सूट लाएंगे तो सेम फैक्ट या सेम लॉ का क्वेश्चन अराइज होगा। सेम फैक्ट एंड सेम लॉ, सेम फैक्ट एंड सेम लॉ। तो इन तीनों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? दूसरा उदाहरण दे देते हैं आपको। आपने फॉर्म भरा यूपी पीसीएसजे का, या अभी यूपी एपीओ का मामला आप लोगों ने देखा कि उसमें जनरल की 27 सीट है, जबकि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के हिसाब से 50% रिजर्वेशन होना ही होना चाहिए जनरल कैटेगरी को। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से आई थिंक 82 सीट्स हैं, उसमें 27 जनरल कैटेगरी की सीट दी गई। तो जो एग्रीव पार्टीज हैं, यानी जो छात्र इसके विरोध में हैं, उन सब का एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट सेम है। सब तैयारी करने वाले हैं, सब फॉर्म भरना चाहते हैं, सब एपीओ बनना चाहते हैं। और वो अगर सेपरेटली मुकदमा लाएंगे भी तो क्या होगा? सेम क्वेश्चन उठेगा, सेम फैक्ट उठेगा और सेम लॉ का क्वेश्चन भी उठेगा कि क्या आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं किया जा रहा है? क्या आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की जो कंडीशन है उसके बियॉन्ड जाकर काम नहीं हो रहा है? इंदिरा साहनी के जजमेंट को ओवररूल नहीं कर दिया जा रहा है इस जजमेंट से, मतलब ओवररूल नहीं किया जा रहा है, डिनाई नहीं कर दिया जा रहा है। तो क्या ये सारे जो स्टूडेंट होंगे अलग अलग एक साथ नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। यही बात रूल 1 कहता है। एक ही कार्य या संव्यवहार है और उनसे पैदा होने वाला अनुतोष भी, जो रिलीफ भी है, वो भी सेम है, और या तो संयुक्त रूप से या पृथक रूप से, चाहे एक साथ, चाहे अलग अलग, चाहे सब्सटैंशियली अनुकल्पतः ऐसा मामला है। यानी उन सबका मामला जो है, अधिकार या अनुतोष जो डिमांड कर रहे हैं, लगभग सबका वही अधिकार और वही अनुतोष है। और यदि ये लोग अलग अलग वाद लाएंगे बच्चों, तो विधि और तथ्य का वही सामान्य प्रश्न पैदा होगा। तो क्यों ना इनको एक कर दिया जाए? इन सबको आप एक कर दीजिए। तो हु में ज्वाइंट एज अ प्लेंटिफ, रूल 1 बता दिया आपने। इसके अलावा मैंने बोला था रूल 6। जनरली रूल 6 को बच्चे इसमें मेंशन नहीं करते, लेकिन आपको करना है। क्यों करना है अभी बताता हूं। आ जाइए रूल 6 पर। रूल 6 ये कहता है कि एक ही संविदा के आधार पर पक्षकारों का संयोजन। जहां पर पक्षकार शब्द आता है तो पक्षकार में वादी प्रतिवादी तो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जहां वादी स्पेसिफिक करना है तो वहां प्लेंटिफ लिखेंगे, जहां प्रतिवादी स्पेसिफिक करना है वहां डिफेंडेंट लिखेंगे। लेकिन जहां पार्टीज वर्ड आ जाएगा तो क्या मतलब हुआ? यानी कि या तो वादी या तो प्रतिवादी, दोनों की बात आ जाती है। तो जो किसी कॉन्ट्रैक्ट की के जो पार्टीज हैं वे सब एक साथ आ सकते हैं। मान लो कि आप सबका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम पढ़ाएंगे। अब हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हम नहीं पढ़ा रहे, तो आप सब उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट हो, पार्टीज हो, आप सब एक साथ मुकदमा ला सकते हो। बस इतनी सी बात है, अंदर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अंदर आप क्या पढ़ोगे? यही ना पढ़ोगे किसी भी संविदा के आधार पर पृथक या संयुक्त रूप से सभी या किन्हीं व्यक्ति जो हैं
और जिसके अंतर्गत बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या प्रॉमिसरी नोट के पक्षकार भी हैं, वे सब संयोजित किए जा सकते हैं एक ही वाद में। तो आप सीधे बोलो कि पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्सो ज्वाइंड एज अ प्लेंटिफ एज वेल एज, मान लो कि डिफेंडेंट है तो डिफेंडेंट भी वैसे एक साथ हो सकते हैं। अब आ जाते हैं डिफेंडेंट कैसे एक साथ होते हैं। सेम बात है। अच्छा, सेम बात के पहले एक बात बोल दे, न्यायालय को लगता है कि बहुत सारे वादी एक साथ आएंगे तो क्योस क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारी एम्बिग्यूटीज क्रिएट हो सकती हैं, प्रॉपर प्रोसीडिंग में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो न्यायालय अपनी सुविधा के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए सबको अलग अलग आने के लिए भी कह सकता है। ये बात रूल 2 कहता है। बट इट इज नॉट ए इंपॉर्टेंट इशू, इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट कहता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है हु मे ज्वाइंड एज अ प्लेंटिफ, तो रूल 1 प्लस रूल 6। अब हु मे ज्वाइंड एज अ डिफेंडेंट, सेम थॉट, सेम बात आ गई, कुछ भी अंतर नहीं है। इसी को उलट देना है। उलट कैसे देना है? देखो, जैसे यहां तुम लोगों को बताया था ये पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन, ठीक, तो ये तीनों एक साथ हो गए। उसी तरह से मान लो कि कोई एक ही पब्लिकेशन है, सपोज कि कोई एक पब्लिकेशन है, आगरा पब्लिकेशन। आगरा पब्लिकेशन में ने एक्स पर, वाई पर, जेड पर यह आरोप लगाया ये तीनों मेरा काउंटर कर रहे हैं, यानी मेरी नकली किताब बना रहे हैं। तो अब ये तीनों एक हो जाएंगे क्योंकि इन तीनों का संव्यवहार एक जैसा है। ये अलग अलग सूट लाएंगे तो वही क्वेश्चन, वही फैक्ट का मामला खड़ा होगा। तो जो बात प्लेंटिफ के लिए है वही पैरामीटर, वही सेम पैरामीटर डिफेंडेंट को ज्वाइंट करने के लिए आता है। ये बात बताता है आपका रूल 3। रूल 3 और फिर इसके साथ भी बच्चों जोड़ देंगे रूल 6, क्योंकि डिफेंडेंट भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी हो सकते हैं। तो अब आपको, अच्छा मैं यहां पे लिखते चल रहा हूं, हु मे ज्वाइंट एज अ प्लेंटिफ, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे? ऑर्डर 1, रूल 1 एंड 6। अब यही क्वेश्चन आपका बन गया, हु मे ज्वाइंट एज अ डिफेंडेंट। तब इसमें क्या क्या लिखेंगे? ऑर्डर 1, रूल 3, 6 एंड 7 भी है जिस पे अब हम माने जा रहे हैं, एंड 7। 7 में क्या हो रहा है कि प्रतिवादी को यही, सॉरी, वादी को यही नहीं पता कि असली प्रतिवादी कौन है। हुआ क्या कि बाप ने और उसके 4 बेटों ने एक मकान पे कब्जा कर लिया। अब असल में हो सकता है कि खाली बाप कब्जा करना चाहता हो या उसमें से कोई एक बेटा कब्जा करना चाहता हो, लेकिन आपको नहीं पता कि असल में कौन दुष्ट है, कौन आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है। तो जहां वादी को यह संदेह होता है कि आखिर रिलीफ मांगा किससे जाए या किसके विरुद्ध वाद लाया जाए, तो आप क्या करेंगे? अब जैसे मान लीजिए आप वही पीसीएस एपीओ वाले बच्चों की बात कर लें। अब वो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि आयोग के खिलाफ जाएं या विधि एवं न्याय मंत्रालय के खिलाफ जाएं या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं, पता नहीं है। तो तीनों को पार्टी बना दो ना, जिसकी गलती होगी उससे अनुतोष ले लेना। चूंकि तुम्हें संदेह है, तुम्हें कंफ्यूजन है कि असल में बनाए किसको, तो तुम सबको एक कर दो। जहां वादी को इस बात का संदेह है कि वह व्यक्ति कौन है जिससे रिलीफ लेना है, या 2 या 2 से अधिक प्रतिवादी इसलिए संयोजित करेगा कि कम से कम यह क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि असल में किस प्रतिवादी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज की जाए, किस प्रतिवादी की, किस डिफेंडेंट की लायबिलिटी बनती है। अगर उसको ये नहीं पता है कि पर्टिकुलर किस प्रतिवादी से मुझे रिलीफ लेना है, किस प्रतिवादी के ऊपर लायबिलिटी इंपोज होनी है, तो जिसका जिसका संदेह है सबको एक साथ कर देगा, सबको एक साथ जोड़ देगा। तो जो अगला जो मैं बता रहा था, तो हु मे ज्वाइंट एज अ डिफेंडेंट, रूल 3, रूल 6 एंड रूल 7, ये मेंस का क्वेश्चन है।
प्रीलिम्स में तो आता ही है, वो तो आपको पता ही है। वादियों के तौर पर कौन संयोजित किया जाएगा? रूल 1 एंड 6। प्रतिवादियों के तौर पर कौन संयोजित किया जाएगा? रूल 3, 6 एंड 7। अच्छा, इसका 3 ये भी है, वही बात जो इसका 2 था, लेकिन इसको आप देखना मत क्योंकि आप हो जाओगे कंफ्यूज, तो मैं हटा ही देता हूं। 3 है, वही बात कहता है, न्यायालय को लगता है यार इतने ढेर सारे प्रतिवादी एक साथ आएंगे, बहुत कियास क्रिएट हो जाएगा, बहुत डिले प्रोसीडिंग हो जाएगी, तो कह सकता है कि भैया तुम लोग ऐसा करो, अलग अलग आया करो यार, आकर तुम लोग जो है बवाल मचा देते हो कोर्ट में। तो प्रतिवादियों को संयोजन से उलझन हो रहा है या विचारण विलंब हो रहा है, तो पृथक आदेश देने की न्यायालय की शक्ति है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, हु मे ज्वाइंट एज अ प्लेंटिफ, हु मे ज्वाइंट एज अ डिफेंडेंट। अब 4 एंड 5 पर जनरली लोग डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ करूंगा। न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक या अधिक के पक्ष में या उनके विरुद्ध निर्णय दे सकेगा। ऑब्वियस है, जहां एक से अधिक पक्षकार हैं, चाहे डिफेंडेंट के तौर पर चाहे प्लेंटिफ के तौर पर, तो जिसका जितना रोल होगा उसके हिसाब से जजमेंट देगा। तो सबका रोल उसमें बनता है, सबके अगेंस्ट कोई क्लेम डिसाइड हो रहा है, डिक्री हो रही है, तो सबके अगेंस्ट कर देगा, नहीं तो जितनों के अगेंस्ट हो रहा है उतने के अगेंस्ट केवल करेगा। रूल 5 की लैंग्वेज थोड़ी सी एम्बिग्यूएट है। रूल 5 की लैंग्वेज कहती है कि दावाकृत संपूर्ण अनुतोष में प्रतिवादी का हितबद्ध होना आवश्यक नहीं है। प्रतिवादी का इंटरेस्टेड होना आवश्यक नहीं है, क्या मतलब होता है? इन एनी क्लेम any defendant is not interested for the entire relief, complete relief. That's mean what? ये थोड़ा निगेटिवली लिखा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि संपूर्ण अनुतोष जरूरी नहीं है कि किसी प्रतिवादी पर ही डाला जाए। हितबद्ध होने का मतलब यह नहीं कि प्रतिवादी के हित को देख रहे हैं, हितबद्ध होने का मतलब यह है कि कोई एक प्रतिवादी से ही सारी रिलीफ नहीं सीख की जा सकती, जरूरी नहीं है। 4 लोगों ने गलत किया है तो चारों के खिलाफ लायबिलिटी बनेगी, जिसने एक ने किया है तो एक के खिलाफ होगी। ये बात रूल 5 में बोलता है। बट रूल 4 एंड 5 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है? प्रीलिम्स में भी शायद ही कभी पूछा हो। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है, जिस पर प्री और मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और इसको नए नजरिए से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। रिप्रेजेंटेटिव सूट इसको कहते हैं, प्रतिनिहित दायित्व। प्रतिनिहित दायित्व। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछ लेगा, लेकिन मैं देखूंगा कैसे। अभी देख लेता हूं, मोबाइल ओपन करता हूं, देख लूंगा। प्रतिनिहित दायित्व, देखिए इसका सीधा सा मतलब ये समझिए, जहां पर बहुत सारे वादी हैं या जहां पर बहुत सारे प्रतिवादी हैं, अब उन सब की ओर से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक्ट करता है। वादियों की ओर से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वाद का संचालन करता है, यानी कि सूट कंडक्ट करता है, और प्रतिवादियों की ओर से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो डिफेंस करता है प्रतिवादियों की ओर से। उसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं। इसमें आपको ये पता चलेगा कि उसकी ड्यूटी क्या है, और यदि वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, अपने कर्तव्य का भंग करता है, तो उसका क्या परिणाम होगा। आइए पढ़ते हैं। जहां एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं, इट इज अ वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सूट। क्या? कि देयर मस्ट बी अ सेम इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टीज। सेम इंटरेस्ट प्रतिनिधि का भी होना चाहिए, जो उन लोगों की ओर से डिफेंस कर रहा है या वाद ला रहा है, उसका भी सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। जैसे कि 100 बच्चे हैं,
वो जा रहे हैं आयोग के खिलाफ केस कर रहे हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता कि उसका वो इंटरेस्ट ही ना हो। जैसे मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा सेम इंटरेस्ट नहीं है। अब मेरा एग्जाम देने का उम्र कई 100 साल पहले निकल गया, मतलब जब उम्र निकल जाता है तो कई 100 साल ही होता है वो। लेकिन आप सब आयोग के खिलाफ जा रहे हो, सपोज कि सर ये नंबर ऑफ वैकेंसी जो है सही नहीं, इंदिरा साहनी के जजमेंट के अगेंस्ट है, तो आप में से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। तो द फर्स्ट रूल मस्ट बी फॉलोड, व्हाट? द सेम इंटरेस्ट, समान हित होना चाहिए, पहली बात। एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है आगे बढ़ने के पहले, क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोअर कोर्ट में हो सकता है? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है और आर्टिकल 226 के जरिए हाई कोर्ट में फाइल होता है। तो क्या लोकहितवाद दाखिल हो सकता है लोअर कोर्ट में? आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब, लगभग सभी का जवाब ये होगा कि नहीं सर, पीआईएल तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन के माध्यम से जाने की बात करता है। लेकिन अगर आप में से किसी को याद होगा, जॉली एलएलबी एक मूवी आई थी, उसमें वो आदमी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था। कोई किसी व्यक्ति का उसमें डेथ हो जाता है, सड़क किनारे सो रहे लोगों का, उनकी ओर से कोई व्यक्ति लाता है। ओवरऑल कई बार रिप्रेजेंटेटिव सूट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी होता है। जैसे मैं पब्लिक हूं और मुझे अपने एरिया के सड़कों से बहुत दिक्कत है, वही दिक्कत सभी को है, न्यूसेंस का इशू है सपोज, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो हम सब एक साथ मिलकर पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लोअर कोर्ट में हम आ सकते हैं, लेकिन उसको हम कहेंगे क्या? उसको हम रिप्रेजेंटेटिव सूट के तहत देखेंगे। उसके लिए पीआईएल वर्ड का यूज नहीं करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सूट के तहत देखेंगे। तो खैर, एक बात हो गई आपकी। दूसरी बात, जहां एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले कई व्यक्ति हैं, वहां पर इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे से न्यायालय की आज्ञा से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकते हैं या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है और प्रतिरक्षा कर सकेंगे। यानी कि वादियों की ओर से भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है और प्रतिवादियों की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। एक बात, यहां पर न्यायालय की आज्ञा है। कुछ मामलों में न्यायालय स्वयं भी यह डायरेक्शन दे सकता है कि सभी हितबद्ध व्यक्ति वादी या प्रतिवादी के रूप में रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से आए। इन दोनों को एक अर्थ में नहीं समझना चाहिए, गलती बच्चे करते हैं, क्योंकि एक ही बात दो बार क्यों लिखा है? तब एक ही बात दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर लिखा है न्यायालय की आज्ञा से, यानी पार्टीज न्यायालय से परमिशन मांग रही है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करना चाहते हैं हम लोग। और यहां पर न्यायालय खुद भी कह रहा है कि भाई इतने ज्यादा लोग एक साथ मत आओ, तुम में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ। यह हो गया। अब जहां भी न्यायालय ने आज्ञा या निर्देश दिया है, डायरेक्शन दिया है आने के लिए रिप्रेजेंटेटिव सूट के तौर पे, वहां सभी हित पक्षकारों को या तो पर्सनल सर्विस समन की पर्सनल तामीली कराई जाएगी, या अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो किसी न्यूज़पेपर में छपवा दिया जाएगा, किसी न्यूज़पेपर में निकलवा दिया जाएगा। लोक विज्ञापन का मतलब क्या हुआ? कहां आता है लोक विज्ञापन? न्यूज़पेपर में आता है। न्यूज़पेपर में छपवा दिया जाएगा कि सबको, सारे पार्टीज को पता चल जाए कि हाँ भाई हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये है। अब आगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे तो ऊपर बात हो गई, यहां पे क्या कह रहा है? यहां कह रहा है कोई व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए नियम एक यानी रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया जा रहा है, वो भी स्वयं को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन कर सकता है। दरअसल ये बाद में आया है, शुरुआत में नहीं आया है।
जैसे मान लो कि 100 बच्चे मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर दिए, उनकी ओर से कोई एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब बाद में भी कुछ बच्चों को पता चलता है कि यार इस मैटर में सूट फाइल है किसी भी कोर्ट में, मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही फाइल है, स्टेट के अगेंस्ट फाइल है, तो वो कह सकता है कि हमको भी बंच कर दिया जाए। बंच कर दिया का मतलब हमको भी जोड़ दिया जाए उसमें। जो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट चल रहा है हमको पता चला बाद में सपोज, तो हम ये कहेंगे कि हमको भी बंच कर दिया जाए, हमको भी जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाएगा। ये भी बात हो गई। अब ये है रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी, कर्तव्य। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपने मन से कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो अन्य पक्षकारों के हितों पर गलत प्रभाव डालती हो। यानी कोई भी एक्शन अगर रिप्रेजेंटेटिव को लेना होगा तो जब तक सारे पक्षकारों का समर्थन उसको नहीं मिल जाएगा, अनुमति नहीं मिल जाएगी, तब तो वो नहीं करेगा। तो क्या नहीं करेगा? वो अपने मन से सूट को विड्रॉ नहीं कर लेगा। भाई सबकी ओर से रिप्रेजेंटेटिव है और सब तो खुश हैं कि भैया वो अच्छे से काम करेगा। वो क्या कर रहा है? वो विड्रॉ कर ले रहा है। ऑर्डर 23 के तहत, ऑर्डर 23 में विड्रॉल एंड सेटिस्फैक्शन का है, पढ़ेंगे आप लोग बाद में। तो वो अपनी ओर से बिना अनुमति के अन्य पक्षकारों के कोई सूट विड्रॉ नहीं कर सकता, ना सेटिस्फाई कर सकता है और ना कंप्रोमाइज कर सकता है। ऑर्डर 23 का कोई काम नहीं कर सकता। ऑर्डर 23 रूल 1, ऑर्डर 23 रूल 1 का सब रूल 3, सब रूल 1 एंड सब रूल 3 वही है जो हम आपसे बोल रहे हैं। क्या क्या? ना कोई एग्रीमेंट कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टीज, ना कोई कंप्रोमाइज कर सकता है, ना कोई सेटिस्फेक्शन कर सकता है और ना ही विड्रॉ कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव हैव नॉट अ राइट टू विड्रॉल द सूट, agreement in suit, compromise in any suit or any kind of satisfaction in suit without the permission of all interested person, without the permission of all interested person। सभी पक्षकारों को बिना सूचना दिए, सूचना देने का मतलब क्या? अनुमति लेना। सूचना देने का मतलब रिप्रेजेंटेटिव सभी पक्षकारों को सूचना क्यों देगा? इसीलिए ना कि भैया हम ये काम करने जा रहे हैं, तो वो लोग रोकेंगे, रोकना होगा तो, और नहीं तो नहीं रोकेंगे, बोलेंगे ठीक है करो। दैट्स मीन आपको क्या लिखना है कि रिप्रेजेंटेटिव विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टीज कैनॉट बी विड्रॉल द केस, कैनॉट बी सेटिस्फाइड at any point of, cannot be make any agreement to the other party, मतलब डिफेंडेंट या जिसके विरुद्ध लड़ रहे हैं वो नहीं कर सकता और विड्रॉ नहीं कर सकता। ये उसकी ड्यूटी है। अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करेगा तो क्या करोगे? न्यायालय उसको हटा देगी। अगर वो सम्यक तत्परता से कार्रवाई नहीं करता है, रिप्रेजेंटेटिव अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वाद लाने वाला या प्रतिरक्षा करने वाला कोई व्यक्ति यानी कि प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव अगर सम्यक तत्परता से कार्य नहीं करता तो न्यायालय वैसा ही हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर रख देगा, यानी कि न्यायालय उसको हटाएगा तब ना उसके स्थान पर रखेगा। तो रूल 5 कहता है कि ऐसे व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। ठीक। रूल 6, इस नियम के अधीन बाद में पारित डिक्री उन सभी पे आबद्ध करोगी। सीधी सी बात है। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट ला रहा है, हम आप सब लोगों की ओर से सूट ला रहे हैं, तो जो भी डिक्री आएगी तो ऐसा नहीं मेरे खिलाफ खाली आ रही है, हम सब एक साथ है ना, सब पर आएगी। फेवर में अगर आ रही है तो सबके लिए होगी, अगेंस्ट आ रही है तो सबके लिए होगी। रूल 6 इसकी बात करता है। एक्सप्लेनेशन इन्हीं बातों को बोलता है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रूल 8A जनरली देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, किसी बच्चे से जो पहले से भी बहुत तैयारी कर रहा हो, आप उससे कभी पूछिए भैया ऑर्डर 1 रूल 8A क्या है, उसे नहीं याद आएगा, क्लिक ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें फोकस ही नहीं जाता किसी का। आपका जाएगा।
क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो हम और हमारा बच्चा इक्वलेंट लेवल पे हैं। बस हमको चीजें याद हैं, कल आपको याद हो जाएंगी, तो आ जाएंगे दोनों बराबर पर। 8A, 8A बड़ी मजेदार बात करता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट खत्म हो गया, रूल 8 में खत्म हो गया। 8A किसकी बात करता है? 8A एक ऐसे आदमी की बात करता है जो असल में पार्टी ही नहीं है, जिसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हो सकता है उसका कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई क्लेम ना हो, कोई रिलीफ ना चाहता हो, लेकिन उसको इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि उसके रहने से उस मुकदमे में जान रहेगी। जान रहेगी का मतलब, जान रहेगी का मतलब हो सकता है कि वो कोई राय दे, कोई एक्सपर्ट के तौर पर उसको रखना हो, या वो ऐसा वो इंटरप्रीटर सूट जैसा मामला हो। जैसा एक उदाहरण देता हूं आपको, बहुत मजेदार उदाहरण। पहले उदाहरण समझ लिया करिए, उसके बाद बेहर तो पढ़ ही लेंगे हम लोग। ए के पास एक प्रॉपर्टी है, बट ए इज नॉट अ ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। क्लेम अपॉन दिस प्रॉपर्टी बाय द वेरियस पर्सन, सपोज एक्स, वाई एंड जेड क्लेम अपॉन दिस प्रॉपर्टी। ये तीनों लोग इस प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना बता रहे हैं, और ये कह रहा है मैं मालिक नहीं हूं यार। ये इनको देना भी चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता है कि किसको दें। एक को देगा तो झगड़ा होगा। तो ये कहां चला जाता है? सेक्शन 88 प्लस ऑर्डर 35, इंटर प्लीडर सूट। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अंतराभिवाची। अंतराभिवाची का मतलब क्या होता है? प्रतिवादियों के मध्य मुकदमा। तो असल में लड़ाई किसके बीच में है? प्रतिवादियों के बीच है। ये बेचारा वादी है, ये गया कोर्ट में, इसने कोर्ट से कहा कि हमारा खर्चा देके साहब हमको अलग कर दीजिए, और इन लोगों में से किसी को वादी किसी को प्रतिवादी बना दीजिए। कोर्ट कहेगी ठीक है, खर्चा देके हटा देगी, इनमें से किसी को वादी या प्रतिवादी बना देगी। लेकिन कोर्ट एक चीज और कर सकती है, इसी ऑर्डर 35 में लिखा हुआ है। कोर्ट इसको बने रहना देना चाहती है। कोर्ट कह रही है भाई तुम वादी बने रहो, इन सबों का मुकदमा तो हम डिसाइड कर ही देंगे। तुम इसलिए बने रहो क्योंकि प्रॉपर्टी कहां से डिराइव हुई, तुम्हारे पास कहां से आई, कौन कौन पहले इसमें रहता था, या तुम किस हैसियत से, तमाम जानकारियां जितना अच्छा तुम दे दोगे, ये सब नहीं देंगे, क्योंकि ये सब तो अपनी अपनी बात करेंगे। और तुम तो भाई निष्पक्ष आदमी हो, तुम तो कह ही रहे हो कि मेरी नहीं है, तो तुम बने रहो, तुम बने रहो, ये लो, तुम बने रहो। क्यों? क्योंकि कार्यवाहियों में तुम राय दे सकते हो, इसलिए तुम्हारी जरूरत है, तुम रहो इसमें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात भी कर लेते हैं, सपोज अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। मान लो एक्स और वाई में झगड़ा है, ठीक है, ये वादी प्रतिवादी हो गए। अब इनको ये प्रॉपर्टी कहां से मिली? इनको ये प्रॉपर्टी ए और बी से मिली। ये कह रहा है हमको ए से मिली, मेरे बाप की है, ये कह रहा है नहीं नहीं ये तो मेरे बाप की है। ए और बी कौन है? मर गए हैं। सी इनका दादा है, इनका दादा है। सी का कोई क्लेम नहीं है, डिमांड एक्स और वाई की है। सी को बनाए रखेंगे इस केस में। क्यों बनाए रखेंगे सी को केस में? इसलिए बनाए रखेंगे क्योंकि सी राय दे सकता है। सी उस पूरे मामले में एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जो ये पता चलेगा कि एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी डिराइव कहां से हुई, यानी आई कहां से, किसका इंटरेस्ट था, सी को ये प्रॉपर्टी कहां से मिली, इसने खरीदा या क्या किया, या इसका पैसा लगा, या इसने सपोर्ट किया, या ये मर गया था पहले ही
बी के पहले ये मर गया, और या ये नकारा था, ये चला गया, एक्स वाई जेड कुछ भी, सी को बनाए रखेंगे। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? प्रोफार्मा प्लेंटिफ या प्रोफार्मा डिफेंडेंट। ऑर्डर 1 रूल 8A प्रोफार्मा प्लेंटिफ और प्रोफार्मा डिफेंडेंट की बात करती है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रोफार्मा करके आता है, लेकिन रूल अगर पूछ लेता है तो बच्चे नहीं बता पाते। लेकिन रूल भी पढ़ना जरूरी है। यदि वाद के विचारण में ट्रायल में करते समय न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई बॉडी किसी ऐसे विधि के प्रश्न में हितबद्ध है, यानी किसी लॉ के क्वेश्चन में वो इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड मतलब वो भले नहीं उसका कोई हक है, लेकिन विधि के प्रश्न के पॉइंट पर वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी वाद में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो इशू पड़ा हुआ है, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को विधि के प्रश्न पर राय देने के लिए अनुज्ञात करना लोकहित में आवश्यक है। लोकहित भले लिखा हुआ है, लेकिन आप सिंपली भी समझो, लोकहितवाद तो है ही, लेकिन आप समझो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राय मुकदमे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोकहित आप लिखो ठीक है, लेकिन आप लोकहित के साथ ये डाल सकते हो कि जिस व्यक्ति की राय किसी मुकदमे के निस्तारण के लिए बहुत आवश्यक है, तब ऐसे व्यक्तियों को भाग लेने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा, यानी परमिट दे सकेगा कि ऐसे व्यक्तियों को भी आप रखिए। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रोफार्मा प्लेंटिफ, या डिफेंडेंट के मामले में प्रोफार्मा डिफेंडेंट। ये आपका आ गया। 8A याद रहेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा याद रहेगा। अब आ जाते हैं रूल 9। बड़ा मजेदार सा टॉपिक है रूल 9, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज। कभी कभी किसी का नाम गलत भी जुड़ जाता है। 10 लोगों का नाम जोड़ रहे हैं, उसी में जैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे आजकल बहुत देखने को मिलता है कि कोई महिला अपने ससुराल वालों से दुखी है, तो पति, सास ससुर, देवर देवरानी, जेठानी सबका नाम डाल देती है। कभी कभी वो साड़ू सड़वाइन का भी नाम डाल देती है। जो लोग यूपी के हैं वो सब रिश्ता समझ जाएंगे, हालांकि हमें थोड़ा दिक्कत होता है ये साड़ू सड़वाइन क्या होता है। अरे ऐसे समझो कि कैसे बताएं, समझो कि कोई उसकी जेठानी उस घर में रहती नहीं है, लेकिन उसका नाम भी डाल दिया, गलत ही पड़ गया। उसके पति का भी नाम डाल दिया, वो लोग वहां नहीं रहते। या कोई ननद है, वो ब्याह गई है पहले की ही, इनके भी शादी के पहले क्या पता ब्याह गई हो, उसका भी नाम डाल दे रहे हैं। सबका नाम डाल दिया जा रहा है, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि सब गलत हो। तो मिस ज्वाइंडर उसको कहते हैं। मिस ज्वाइंडर से कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो एविडेंस आएगा, जिसका रोल गलत होगा उसके खिलाफ जजमेंट आएगा। जिसका कोई एविडेंस नहीं आएगा, यानी जिसका कोई रोल नहीं होगा, वो बाहर हो जाएगा। तो मिस ज्वाइंडर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह से आता है नॉन ज्वाइंडर, असंयोजन। किसी का नाम डालना था, नहीं डाले, कोई बात नहीं। जब ट्रायल चलेगा तो एविडेंस पर आएगा ना कि भैया ये भी उनके भाई थे, इनका भी नाम होना चाहिए। ये खाली ये तो मकान पे किराएदार थे, लेकिन इनके बेटे ने भी कब्जा कर रखा हुआ है। बेटे का नाम पहले नहीं आया था, मिस ज्वाइंडर था, नॉन ज्वाइंडर था, एविडेंस आएगा, उसका भी नाम जुड़ जाएगा। तो मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर का ऐसा कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता। मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर से कोई वाद असफल नहीं होता, और न्यायालय वाद का निपटारा कर सकती है जहां तक उन पक्षकारों के उनसे वस्तुतः समक्ष हैं अधिकार और हितों का संबंध है। कहने का मतलब यह है कि देयर इज नो इफेक्ट अपॉन दी एनी सूट बिकॉज ऑफ मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज। पक्षकारों के गलत नाम जुड़ जाने या पक्षकारों के नाम न जुड़ने से कोई फर्क
नहीं पड़ता। लेकिन आवश्यक पक्षकार का नाम छूट जाना बहुत बड़ी गड़बड़ी है। क्यों? अगर आवश्यक पक्षकार का ही नाम छूट जाएगा तो क्लेम किसके अगेंस्ट डिसाइड होगा? आवश्यक पक्षकार का नाम नहीं छूटना चाहिए। परंतु इस नियम की कोई बात, यानी इस नियम की कोई बात आवश्यक पक्षकार पर लागू नहीं होती, यानी कि फर्क पड़ जाएगा। ऐसे वाद विफल नहीं होगा, लेकिन ये नियम की बात आवश्यक पक्षकार पर लागू नहीं होगी, इसका मतलब विफल हो जाएगा। अगर आवश्यक पक्षकार का नाम छूट गया तो वाद विफल हो जाएगा। समझिए बात को। एक बात और याद आ रही है। मान लीजिए आवश्यक पक्षकार का नाम छूटा रह गया, या किसी का नाम गलत आ गया, या XYZ कुछ भी हुआ और जजमेंट आ गया। जजमेंट आ गया तो जजमेंट के समय आप इस बात को उठा सकते हैं कि नहीं कि साहब मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर था, और भाई किसी पक्षकार का नाम छूट गया या किसी का नाम नहीं आया, अगर वो आवश्यक पक्षकार नहीं है तो मुकदमे का फैसला सर सही नहीं है। तो न्यायालय अपील में आप गए इसको लेकर, सेक्शन 99 इसके साथ देखना तुम लोग, सेक्शन 99 प्लस सेक्शन 99, आप अपील में गए। अपीलेट कोर्ट क्या कहेगी? अपेलेट कोर्ट, अपीलीय न्यायालय क्या कहेगी? अपीलीय न्यायालय आपसे पहला क्वेश्चन ये करेगी, भैया अगर किसी पक्षकार के नाम गलत जुड़ने या न जुड़ने से तुमको तकलीफ थी तो क्या तुमने इस बात को रूल 13 के तौर पर पहले उठाया था? सॉरी, रूल 13 पे आ जाते हैं। समझाने के लिए कभी कभी कहानियां बतानी पड़ती है। अगर तुमको, हम यहां पे फिर से लिख दे रहे हैं सेक्शन 99, अगर तुमको किसी पक्षकार के नाम के गलत जुड़ने या न जुड़ने से तकलीफ थी, आपत्ति थी, तो तुमको उस आपत्ति को उठाना चाहिए था। कब? बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं बता रहा हूं, आप किसी से पूछ लो, अपने जानकारी के किसी बंदे से पूछ लो, इसका इंटरप्रिटेशन नहीं पता है। बड़े बड़े दिग्गज टीचरों को भी मैंने देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। कब ऑब्जेक्शन करना है असंयोजन या कुसंयोजन का? पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन के आधार पर सभी ऑब्जेक्शन यथासंभव, मैं कलर चेंज करूंगा ताकि आप लोग और अच्छे से समझें, ग्रीन कर देता हूं, यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर। एक बात और, ऐसे सभी मामलों में जिसमें विवादक स्थिर किए जाते हैं स्थिरीकरण के समय या उसके पहले। दो बात है, यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर, या ऐसे मामलों में जिसमें विवादक स्थिर किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे भी मामले होंगे जिसमें विवादक स्थिर नहीं किए जाते। क्यों? फिर से सुनो, और ऐसे सभी मामलों में जिसमें विवादक स्थिर किए जाते हो। इसका मतलब कि विवादक स्थिरीकरण के मामले में स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व, इसका भी इंटरप्रिटेशन कराएंगे। लेकिन समझो, विवादक स्थिरीकरण का मतलब ऑर्डर 14 में इशू सेटल करता है कि असल में तुम्हारी झगड़ा क्या है, क्लेम क्या है, डिमांड क्या है, इशू सेटल करता है। आप लोग मेरे पुराने वीडियो को देखिए, उससे बहुत कुछ क्लियर होगा। अगला जो मैं टॉपिक बनाऊंगा ना ऑर्डर 9 के बाद, वो 14 और 18 को एक साथ पढ़ाऊंगा, देखिएगा जरूर 14 और 18 को। वादी आया, वाद पत्र लाया, प्रतिवादी आया, कहानी बताते, कहानी बता के बताएंगे। चलो कहानी आ जाओ। इसलिए मैं कहता हूं ना, सीपीसी इज नथिंग बट अ स्टोरी। वादी आया ऑर्डर 7 के जरिए वाद पत्र, प्रतिवादी आया ऑर्डर 8 लिखित कथन। ये दोनों जब आ गए तो डेट ऑफ हियरिंग पे आए ऑर्डर 9।
डेट ऑफ हियरिंग पे आए तो कोर्ट ने ऑर्डर 10 में ओरल एग्जामिनेशन लिया। हाँ भाई बोलो क्या समस्या है, पूछा, अपनी अपनी बात इन लोगों ने बताई तो कहा अच्छा सब कोई अपना अपना डॉक्यूमेंट दो। ऑर्डर 11 में डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन हुआ। फिर तुम लोगों को क्या कहना है, कुछ कहना हो, कुछ एडमिट करना हो तो बता दो। ऑर्डर 12 में एडमिशन करा दिया। फिर कोर्ट को लगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं उसको अपने पास रख लेते हैं। फिर ऑर्डर 13 में इंपॉर्टेंट दस्तावेज को अपने पास रख लिया। अब इसको पूरा देखने के बाद न्यायालय बनाएगा, इशू फ्रेम करेगा ऑर्डर 14, और इसके बाद चलाएगा ट्रायल ऑर्डर 18। ये प्रोसीजर है पूरा, सिंपलेस्ट वे समझने के लिए है। वादी आया, प्रतिवादी आया, दोनों को सुना समझा, इशू फ्रेम कर रहा है। क्या झगड़ा है, इशू फ्रेम का मतलब विवाद का स्थिरीकरण। तो जब विवाद को वो स्थिर कर रहा है तो तुम उसी समय ऑब्जेक्शन कर दो। इन्हीं के विवाद स्थिर करने के बाद ट्रायल चलने लगा। जब मन किया मुंह उठा के चले, साहब गलत आदमी जुड़ गया, साहब इनका नाम नहीं आया। अरे यार इशू सेटलमेंट के पहले कितना तुम्हारे पास टाइम है, तुम दो ना उस समय ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शन का टाइम है। लेकिन ये तो जिस मामले में ऐसे मामले जिनमें विवादक स्थिरीकरण होता, विवाद स्थिरीकरण हो, विवादक स्थिरीकरण के समय, उसी समय या उसके पूर्व, यानी इस स्टेज में कभी या पूर्व आपत्ति करो, आक्षेप करो। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे भी मामले होंगे बच्चों जिनमें विवादक स्थिर नहीं किए जाते, यानी इशू सेटल नहीं किया जाता। वे कौन से मामले हैं, उन्हीं मामलों के लिए दिया हुआ है यथा संभव शीघ्रतम अवसर पर। तो वे कौन से मामले हैं, स्मॉल कॉज कोर्ट के मामले, लघुवाद न्यायालय, लघुवाद न्यायालय। लघुवाद न्यायालय देखने से, नाम सुनने से लग रहा है कि छोटा मामला, जैसे किराएदारी से संबंधित, नगर निगम से संबंधित जो मामले होते हैं वो नगर लघुवाद न्यायालय। सरलतम तरीके से समझाने के लिए, लघुवाद का मतलब छोटे मामले। याद करो क्रिमिनल लॉ जब हम तुमको पढ़ाए हैं, वीडियो में है, तो 2-3 जगह ये चर्चा उठी होगी, उठी है कि समन मामलों में चार्ज नहीं लिखा जाता। समन मामलों में चार्ज नहीं लिखा जाता क्यों, क्योंकि छोटा मामला है। उसी तरह से ये छोटा मामला है, इसलिए इसमें विवादक स्थिर करना सिविल मामलों में चार्ज लिखने जैसी बात है। क्रिमिनल में उसको चार्ज बोलते हैं, सिविल में उसको विवादक स्थिरीकरण बोलते हैं। चार्ज के बाद ट्रायल वहां शुरू होता है, विवादक स्थिरीकरण के बाद यहाँ ट्रायल शुरू होता है। समन मामलों में आरोप नहीं लिखा जाता, चार्ज नहीं लिखा जाता, लघुवाद न्यायालय में विवादक नहीं लिखे जाते। तो यानी कि मामला सीधे किससे शुरू होता है, साक्ष्य से। जैसे समन मामला डायरेक्ट साक्ष्य से शुरू होता है क्रिमिनल में। इसके लिए दिया है यथा संभव शीघ्रतम अवसर पर। टकवानी साहब की किताबें भी ये बात नहीं है, आपको समझाने के लिए था ये, क्योंकि लैंग्वेज पे आप आ जाइए। यथा संभव शीघ्रतम अवसर। तो लघुवाद न्यायालय के मामले में आपको ऑब्जेक्शन कब करना है, यथा संभव शीघ्रतम अवसर पर।
या ऐसे मामलों में जिसमें विवाद स्थिर किए जाते हैं स्थिरीकरण के समय या पूर्व, आपको ऑब्जेक्शन कर देना है। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि यदि आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया और आप चले गए अपील में सेक्शन 99 में, तो कोर्ट आपकी अपील को ग्रहण नहीं करेगी। कोर्ट आपकी अपील को ग्रहण नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट पहले आपसे पूछेगी बताओ ऑब्जेक्शन जब करना था तब किए थे या नहीं। ऑर्डर 1 खत्म हो गया, कुछ नहीं है। एक रूल और बता देते हैं, लेकिन याद रखिए 9 के साथ 13 पढ़ा जाता है हमेशा। 9 के साथ क्या पढ़ेंगे आप? 1 मिनट, मैं वहां पे आता हूं जहां पे शुरुआत में था। हाँ, ये एक बात थी। फिर प्रतिनिहितवाद, प्रतिनिहितवाद रूल 8 था। फिर प्रोफार्मा, प्रोफार्मा पार्टी डिफेंडेंट या प्लेंटिव जो भी, वो रूल 8A था। और फिर उसके बाद अलग कर रहा हूँ ऑर्डर 1 रूल 9, मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर था। कुसंयोजन, असंयोजन, इसके साथ आपको प्लस रूल 13 पढ़ना था। 3 बड़े क्वेश्चन आपके हो गए हैं असल में। हाँ, कह सकते हैं 3 बड़े क्वेश्चन हो गए। अच्छा, इसके साथ आपको मैंने बताया था कि सेक्शन 99 को भी दिमाग में रखना तुम लोग, ठीक है। अब एक बात और रह गई है जो इसी से लगभग जुड़ी हुई है लेकिन थोड़ी सी अलग है, वो है ऑर्डर 1 रूल 10। गलतवादी के नाम से वाद, गलतवादी के नाम से वाद आ गया तो क्या करेंगे? एप्लीकेशन देके सुधार लेंगे यार, या हटा देंगे। जहां वाद में वादी के रूप में गलत व्यक्ति के नाम से आ गया है, संदेह है कि सही वादी का नाम क्या है, वहां वाद के किसी भी स्टेज पर न्यायालय को अगर समाधान हो जाता है तो न्यायालय उस भूल को ठीक कर लेगा। बात खत्म हो गई, इससे ज्यादा जानना नहीं है। मत पढ़ो उससे ज्यादा। वादी का नाम गलत जुड़ गया या संदेह है कि किस कौन वादी है तो उसका नाम जोड़ लिया जाएगा। पक्षकारों का नाम काटा जा सकेगा, जोड़ा जा सकेगा। न्यायालय को अगर उचित लगता है तो किसी भी पक्षकार का नाम काटा जा सकता है, वो जोड़ा जा सकता है। और जिसका नया नाम जोड़ा जाएगा उसको समन भी दिया जाएगा। अगर कोई वाद बिना वाद मित्र के नहीं आ सकता, बिना नेक्स्ट फ्रेंड के नहीं आ सकता, जैसे अवयस्क का वाद, ऑर्डर 32 में जब आप जाइएगा तो ऑर्डर 32 के रूल 1 में ही आपको मिलेगा कि अगर वादी अवयस्क है तो बिना वाद मित्र के वाद नहीं ला सकते। और अगर प्रतिवादी अवयस्क है तो रूल 3 उसका कहता है गार्जियन ऑफ द सूट, वादार संरक्षक के बिना अवयस्क वादी का वाद नहीं चलाया जा सकता। तो बिना वाद मित्र के नहीं आ सकता तो वाद मित्र को लाएंगे, और वाद मित्र की सहमति के बिना वाद मित्र नहीं बनाया जाएगा, यानी उसकी सहमति भी ली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑर्डर 10 रूल 4, प्रतिवादी का नाम नहीं जुड़ा तो जिससे हमको क्लेम लेना है, अगर मान लो उसका नाम किसी गलती से किसी से नहीं जुड़ा तो हम उसका नाम जोड़ने के लिए न्यायालय से कह सकते हैं और न्यायालय उसका नाम जोड़ने के लिए भी कह देगी। लेकिन जब भी प्रतिवादी का नाम जोड़ा जाएगा तो अब जो प्लेंट है उसमें मान लो 2 प्रतिवादी पहले से थे, तो इनसे तुम क्लेम मांग रहे थे, एक और जुड़ गया, तो इसके मामले में भी तो तुमको समन जारी करना पड़ेगा ना कि इसको भी बुलाया जाए, और इसके मामले में तुमको अपने प्लेंट में संशोधन भी करना पड़ेगा। भाई इसकी बात भी तो डालोगे, ये क्यों गलत है, इसकी बात भी तो बताओगे। तो जहां पर प्रतिवादी जोड़ा जाएगा वहां पे प्लेंट में संशोधन भी किया जाएगा। एक प्रयोग कई लोग ये करते हैं कि इसको ऑर्डर 6 रूल 17 से भी जोड़ते हैं।
ये भी एक माध्यम है, हम इसको अलग से लिख देते हैं ना। ऑर्डर 1, रूल 10, सब रूल 4। प्रतिवादी को जब जोड़ा जाएगा तो वाद पत्र में संशोधन भी करना होगा। लेकिन यदि वाद पत्र में संशोधन बहुत वाइड लेवल पे हो रहा है, रियल क्वेश्चन बिटवीन द पार्टी को डिसाइड करने के लिए अब पूरे वाद पत्र को ही खंगालना पड़ेगा, तब कुछ लोग ऑर्डर 6 रूल 17 का भी प्रयोग करते हैं। ये भी एक माध्यम है। ऑर्डर 6 रूल 17 पे मेरा एक वीडियो है, उसको देखिएगा, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग में। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। टेन ए 11 12 आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 ये कहता है वाद का संचालन कोई भी व्यक्ति को सौंप सकता है न्यायालय, तो कॉमन सेंस है। 12 में ये कहता है, रूल 12 ये कहता है कि कई वादी कई प्रतिवादियों में से सभी को या किन्हीं को हाजिर होने के लिए न्यायालय कह सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। वादी के रूप में कौन जोड़ा जाएगा, प्रतिवादी के रूप में कौन जोड़ा जाएगा, प्रतिनिधित्ववाद क्या होता है, प्रोफार्मा प्लेंटिव क्या होता है, मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, ऑब्जेक्शन कब करेंगे, और प्रतिवादी और गलत पक्षकारों का नाम जोड़ने की स्थिति में वो बात की, और उसी में हमने एक बात की, प्रतिवादी का नाम जोड़ने की बात की। और प्रतिवादी का नाम जोड़ेगा तो वाद पत्र में संशोधन किया जाएगा। वाद पत्र में संशोधन करने का एक और तरीका ऑर्डर 6 रूल 17 है। पचास मिनट में एक ऑर्डर आप निपटा दिए। इसको 10 मिनट में भी निपटाया जा सकता था, लेकिन फिर वही हो जाता, 2 घंटे में सीपीसी, 2 घंटे में कॉन्स्टिट्यूशन, मजाक बना के रखा हुआ है सब। लेकिन बच्चे भी नहीं समझते। कितना भी डेप्थ में पढ़ाना चाहता हूँ, इतने अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहा हूँ, पता नहीं लोग देखना नहीं चाहते या लोगों को क्या चाहिए। हमसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो मत डालिए, क्योंकि कोई देखता नहीं है। ना देखे, जो भाग्यशाली होगा वो मेरा छात्र होगा, क्योंकि मैं विशुद्ध शिक्षक हूँ और बिंदास पढ़ाने में विश्वास करता हूँ। आप में से जो भी देख रहा है उससे मेरा अनुरोध है कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ही लीजिएगा, डेप्थ में जाकर सीखिएगा और लोगों को भेजिएगा, समझाइएगा कि भैया देखो, पढ़ो, लॉ पढ़ने का तरीका सीखो। दूसरे ऑर्डर पे आ जाते हैं, वादों की विरचना, फ्रेमिंग ऑफ सूट। कैसे फ्रेम करेंगे सूट को? सूट को फ्रेम करने का मतलब यह है कि बहुत सारी बात है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी बात है। किराएदार किराया नहीं दिया है, मकान में बिना मेरे परमिशन के तोड़फोड़ भी कर दिया है, मकान खाली भी नहीं कर रहा है, हमसे बदतमीजी भी कर रहा है, मारपीट भी कर रहा है, बिजली का बिल भी नहीं पेड कर रहा है, अवैध कब्जा बनाया है, बेदखल भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं ना, इन सबको एक साथ लाओ कि सबके लिए अलग अलग लाओगे? किराएदार की बेदखली के लिए अलग लाओगे, किराए की रकम के लिए अलग लाओगे, मकान के तोड़फोड़ के लिए अलग लाओगे? अलग अलग नहीं लाओगे, सबको एक साथ ले आकर एक कर दोगे। इसी को बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ सूट। जब कोई चित्रकार रंग भरता है पन्नों पर, प्रकृति का कोई सुंदर सा दृश्य बनाता है, तो एक फ्रेम में होना चाहिए ना, कि ऐसे बनाते बनाते पहाड़ फैले ही जा रहा है। एक फ्रेम होना चाहिए ताकि ये समझ में आए कि ये पर्टिकुलर पिक्चर है। उसी तरह से ये समझ में आए कि ये पर्टिकुलर केस है। इसी को फ्रेमिंग बोलते हैं। अब मान लो इसी में से तुमने कोई एक पार्ट छोड़ दिया। अब देखो, अभी जब मैं जाऊंगा बेयर पे जाऊंगा तो जाऊंगा, कोई पार्ट छोड़ दिया,
न्यायालय ने तो नहीं कहा था ना कोई पार्ट छोड़ने के लिए, तो जो पार्ट तुम छोड़ दोगे उसके लिए तुम दोबारा वाद नहीं ला सकते। तो रूल 1 और 2 हमने आपको पढ़ा दिया, आपको पता भी नहीं चला। अब आ जाइए वेयर पर। वाद की विरचना जहां तक संभव हो, यावत्य साध्य का मतलब होता है एज मच एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो ऐसे की जाएगी कि विवादग्रस्त विषय जो है उन पर अंतिम विनिश्चय का आधार प्राप्त हो जाए। यानी कि इस तरह से फ्रेम करना है कि विवाद से संबंधित सभी विषय पर विनिश्चय यानी निर्णय प्राप्त हो जाए, और अतिरिक्त मुकदमेबाजी का भी निवारण हो। अतिरिक्त मुकदमेबाजी का निवारण हो का मतलब एडिशनली वाद न लाना पड़े, सब इकट्ठे लेके आओ। रूल 1 हो गया। रूल 1 में एक बात और मन कर रहा है बताने का। वो बात मन कर रहा है, यहां से बताते हैं अलग से। ऑर्डर 2 रूल 1, वाद की विरचना। अनावश्यक रूप से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। ऑर्डर 1 रूल 2, रूल 1 रूल 2 दोनों की बात हम यहाँ पे एक तरह से जोड़ लेंगे। अभी जब हम पढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा। वो है सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा। खास तौर से इसका एक्सप्लेनेशन 4। क्यों लिखा है थोड़ा सोचिए आप भी। बेयर पे आते हैं, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो वाद की विवेचना कैसे करेंगे? जहां तक संभव हो अंतिम विनिश्चय तक चले जाएं और अतिरिक्त मुकदमेबाजी ना हो। रूल 2 पे आते हैं। वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा, यानी जो वाद आप ला रहे हैं उसमें आप संपूर्ण दावा लेंगे। संपूर्ण दावा होगा जिसे उस कॉज ऑफ एक्शन के विषय में जिसको लाने का वादी हकदार है, किंतु वादी यदि चाहे तो न्यायालय की अधिकारिता में लाने के लिए किसी भाग का परित्याग भी कर सकता है। किसी भाग का परित्याग भी कर सकता है। तो अपने मन से परित्याग कर रहा है ना, न्यायालय ने तो कहा नहीं कि परित्याग करो। इसलिए जिस भाग का वो परित्याग करता है उस भाग के लिए दोबारा वाद नहीं लाएगा। आपको किराएदार की बेदखली के साथ किराएदारी और तमाम बातों के लिए इकट्ठे वाद लाना चाहिए था। आपने सब लाए। आप किराएदारी जो आपका बैलेंस था बचा हुआ किराया आप मांगे नहीं, तो उसके लिए अलग से वाद नहीं लाएंगे। आपके पास तो ऑप्शन था ना एक बार में लाने का, यथा साध्य आपको लाना चाहिए था ना। अगर आपने किसी भाग को रिलिंक्विश कर दिया, इफ अ पार्टी रिलिंक्विश देयर क्लेम्स आर एनी काइंड ऑफ रिलीफ, ये बात रिलीफ पे भी लागू होती है, छोड़ देता है तो उसके लिए वाद नहीं लाएगा। यदि दावे के किसी भाग का त्याग करता है या किसी अनुतोष को नहीं लाता है तो उसके लिए दोबारा वाद नहीं लाएगा। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 2 रूल 2। ये बार है, याद होगा। बार पे भी मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, देखना। बार ऑर्डर 2 रूल 2 बार है। 11 प्रकार के बार मैंने बताए थे, कौन कौन से याद करिए। रिकॉल करा देते हैं, चैप्टर को पन्ने को याद रखिएगा। बार्स सेक्शन 11 21A 47 95 क्लॉज 2 144 क्लॉज 2। ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 11 रूल 21, ऑर्डर 22 रूल 9, ऑर्डर 23 रूल 1 and 3A।
2 में लिखे थे। बहुत जल्दी जल्दी लिखने में कॉमा नहीं लगाए थे। तो ये आप लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त, ऑर्डर टू रूल टू बार पढ़ रहे हैं। संपूर्ण दावा लाएंगे, अगर किसी दावे का भाग का परित्याग कर दिया या किसी अनुतोष का परित्याग कर दिया तो उसके लिए दोबारा वाद नहीं लाएंगे। एक लाइन में बात खत्म। ठीक। का एक घर को 1200 रुपये वार्षिक किराए पर पट्टे पे देता है। 1905, 1906, 1907 3 साल का उसको किराया नहीं मिला है। वो केवल 1908 के लिए मुकदमा ला रहा है, बाकी 1905, 1907 के लिए नहीं लाया है। तो नहीं लाया है तो दोबारा वाद ला सकता है? नहीं ला सकता है। सेक्शन 11 से क्या संबंध है इसका? कहाँ गया? जो बच्चे पढ़े होंगे वो समझ चुके होंगे। ये निर्णय आने के बाद दोबारा वाद नहीं ला सकते। और ये तो अभी इनिशियल स्टेज है, शुरुआत में है, जहां पर कोई केस कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा कंक्लूसिवली एडजुडिकेट कर दिया गया है, यानी न्याय निर्णय आ चुका है, तो उन्हीं तथ्यों को लेकर उन्हीं पक्षकारों के बीच का कोई मुकदमा दोबारा न्यायालय में नहीं लाया जा सकता समान क्षेत्राधिकार के। ये 11 कहता है। और ये तो शुरुआत की बात है, ये एकदम इनिशियल स्टेज की बात है। मुकदमा जब लाना था तो आप ही दावा का परित्याग कर दिए हैं, उसमें न्यायालय का कोई रोल ही नहीं है। चलिए डिटेल में और चर्चा होगी जब क्लासेस चलेंगे। अब बच्चों, जैसे whom है ज्वाइंट एज अ प्लेंटिफ, whom है ज्वाइंट एज अ डिफेंडेंट तुम लोगों ने पढ़ा, पक्षकारों का जो संयोजन तुम लोगों ने पढ़ा, उसी तरह वाद हेतुकों का भी संयोजन होता है। जैसे मैंने बताया ना, किराया का, किराएदारी की बेदखली का, तोड़फोड़ का, सबका एक साथ संयोजन किया था ना, वही बात है वाद हेतुकों का संयोजन। वादी उसी प्रतिवादी या संयुक्त रूप से उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध कई वाद हेतुकों को एक ही वाद में संयुक्त कर सकता है। सिंपल। वादी एक या सभी प्रतिवादियों, और भी एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो वादी एक या सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध एक ही वाद में सभी वाद हेतुकों का, कई लिखा है, आप सभी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी वाद, भाई अलग अलग थोड़ी ना केस लाओगे, सभी कॉज ऑफ एक्शन का, यानी सभी विवादकों का एक साथ संयोजन कर सकता है। रूल 3 प्री में कई बार पूछा हुआ है। जैसे वादी प्रतिवादी को जोड़ लेते हो ना, सेम इंटरेस्ट वाले वादी एक साथ हो सकते हैं, सेम इंटरेस्ट वाले प्रतिवादी एक साथ हो सकते हैं, वैसे ही किसी मुकदमे में मान लो एक या एक से अधिक प्रतिवादी हैं, कितने भी रख लो, मुकदमा ला रहे हो तो वही, जैसे मैंने बताया, किराएदारी भी चाहिए, कब्जा भी चाहिए, सब वाद हेतुकों को एक साथ संयोजित कर दो, संयोजित करके लेते आओ। सिंपल, एक ही वाद में लेते आओ, क्या दिक्कत है? जिसके विरुद्ध प्रतिवादी हितबद्ध है, यानी जो प्रतिवादी के विरुद्ध तुम मुकदमा ला रहे हो, वो सभी वाद हेतुकों को एक साथ कर दो, सभी कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइंट कर दो। अच्छा है, एक ही बार में मामला निपट जाएगा। अब बता रहे किन किन मामलों को एक साथ कर सकते हैं, यह भी बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिया है। अचल संपत्ति की रिकवरी के लिए कुछ वादों को संयोजित कर सकते हैं। कोई अचल संपत्ति है, वही किराएदार को ही ले लो, तुमने किराए पे रखा और पट्टा खाली नहीं कर रहा,
तो तुम चाहोगे अपनी अचल संपत्ति ले लो। या बंधक का कोई मामला है, अभी इसके नीचे हम लोग उस पर भी आ जाएंगे। बंधक का कोई मामला है तो बंधककर्ता बंधकदार, एक से अधिक बंधकदार है जिनसे तुमने पैसा ले लिया है, तो वे उस मामले में सभी वाद हेतुक एक साथ हो जाएंगे। तो पहले तो किराएदारी वाला मामला, जैसे अचल संपत्ति के लिए न्यायालय की इजाजत से, बिना न्यायालय की इजाजत के नहीं, वाद हेतुक संयोजित किए जा सकते हैं। बिना न्यायालय के इजाजत के वाद हेतुक संयोजित नहीं किए जाएंगे का मतलब उल्टा बोल लो, न्यायालय की इजाजत से वाद हेतुक संयोजित किए जाएंगे। कौन से वाद? जो क्लेम्ड प्रॉपर्टी है उससे या उसके किसी पार्ट से होने वाले कोई अंतःकालीन लाभ, या किराएदारी के लिए, या संविदा के अधीन कोई संपत्ति है उसकी नुकसानी के लिए। तो किराएदारी भी तो संविदा है। तुम सीधा इसको किराएदारी का मामला समझो। किराएदारी प्रॉपर्टी पे जिस पे तुम दावा कर रहे हो उस प्रॉपर्टी या उसके किसी भाग, मतलब जितने पे किराया दिया है, या तो पूरा प्रॉपर्टी किराए पे दिया है या उसका कोई भाग दिया है, तो उस प्रॉपर्टी से होने वाले किराए के लिए, भाटक का मतलब किराए के बकाया के लिए, अंतःकालीन लाभ के लिए। अंतःकालीन लाभ का मतलब सदोष कब्जे से जो लाभ प्रतिवादी उठाता है। जैसे मान लो कि किसी दबंग आदमी ने तुम्हारे किसी रेवेन्यू जनरेटेड प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया हो, जैसे मान लो तुम्हारा कोई कटरा हो, कोई दुकानें हो, उस पर उस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, और उस कब्जे के कारण जो उसको लाभ हो रहा है, जो तुम्हें होता अगर तुम्हारे पास होता, तो उसे अंतःकालीन लाभ कहते हैं। अंतःकालीन लाभ की डेफिनेशन आप लोग सेक्शन 2 के 12 में जाके देख लीजिएगा, यही बात बताई गई है। तो किराए के लिए मींस प्रॉफिट के लिए, या जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्या, मान लो किराएदारी का मामला पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं, तो उसी से ले लो। किराएदारी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के कारण कोई तुमको लॉस हुआ, या जो अन्य दावा या अनुतोष तुम चाहते हो कि भाई हमको जो जो दिक्कतें हुई, जो जो प्रॉब्लम हुई, इवन हमारा वाद का खर्चा आदि भी जो है वो भी तो हमारा लॉस हुआ ना फालतू में, तो उन सब को प्राप्त करने के लिए आप एक साथ वादों का संयोजन कर सकते हो। एक लाइन जो इसमें लिखी है, थोड़ा सा इसको समझाना चाहूंगा आप लोगों को। कह रहे हैं कि परंतु इस नियम की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि यह पूर्वबंध या मोचन के किसी वाद में किसी पक्षकार के अधिकार को निवारित करती। देखो, फोरक्लोजर एंड रिडेम्पशन जो है वो बंधक में होता है। मॉर्गेज, बंधक अचल संपत्ति का होता है। अचल संपत्ति के प्रतिभूति के बदले में धन देना, जैसे हम तुमको अपनी प्रॉपर्टी देकर तुमसे कोई धन ले रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को दोबारा हमारे वापस लेने के अधिकार को मोचन कहा जाता है, रिडेम्पशन। और तुम्हारा अधिकार जो है उसको, भाई अपना पैसा अपनी चीज तो तुम लोगे ही, उसको पूर्वबंध बोला जाता है। खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग 58 से पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइट टू रिडेम्पशन या राइट टू फोरक्लोजर का राइट किसी और का है, यानी किसका है? मॉर्गेजी और मॉर्गेजर का है। अब हो सकता है कि किराएदारी हमारी किसी और से चल रही हो और मेरा मॉर्गेजर कोई और है जिससे हमने पैसा लिए हैं, तो उस मॉर्गेजर का राइट खत्म नहीं हो जाएगा, या मेरा राइट उस मॉर्गेजर के अगेंस्ट खत्म नहीं हो जाएगा। ये हम अलग से भी वाद ला सकते हैं, और इसी में इस बात को भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी हमारा जो राइट है वो खत्म नहीं होगा। अच्छा, सेपरेटली भी अगर तुम बंधक के मोचन या पूर्वबंध के लिए वाद ले आते हो तो वह भी एक मामला बनता है, वह भी, उसके लिए भी तुम वाद ला सकते हो। तो एक बात ये हो गई। अब आगे आ जाते हैं, 5 का मार्जिनल याद कर लो, बहुत काम की बात नहीं है, ज्वाइंटर तुम पढ़ चुके हो। अब आ जाओ, न्यायालय चाहे
तो जैसे वहां पे पढ़े थे ना हम लोग, ऑर्डर 1 रूल 1 में वादी का संयोजन प्रतिवादी का संयोजन रूल 3 में, तो उसी तरह से। अच्छा, उसमें क्या क्या था, न्यायालय ने क्या किया था, न्यायालय चाहे तो कह सकती है कि भाई अलग अलग आओ, एक साथ इकट्ठे लोग मत आओ। उसी तरह न्यायालय भी इस मामले में भी कह सकती है कि अलग अलग वाद हेतुकों के लिए अलग अलग वाद लाओ। तो ये भी तुम्हारे बहुत काम करेंगे। अब असली मुद्दा आ जाता है बच्चों, मिस ज्वाइंडर के मामले में ऑब्जेक्शन। अभी तुम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा कि पार्टीज के मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर के लिए ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, ऑर्डर 1 रूल 13 में अभी पढ़ा था। कब किया जा सकता है ये भी मैंने बताया था। स्मॉल कॉज केस कोर्ट के केस के मामले में यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर, एज मच एज अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर, और उन मामलों में जिसमें विवादक स्थिर किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इशू और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहां पे भी वही बात है, बस यहां पे अंतर क्या हो गया है, चूंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं वाद की विरचना, तो यहां पर यह बात वाद हेतुकों के कुसंयोजन के बारे में कर रहा है। मिस ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, बहुत सारे मामलों को एक साथ कर दिया गया और जिसमें कुछ एक मामले जरूरी नहीं थे उसमें डालने। मान लो किसी पक्षकार को लगे कि साहब हमारे खिलाफ इतना मुकदमा ही ले आए और कौन कौन सा अलग अलग मुद्दा उठा उठा के सब ले, कई कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, सबको इकट्ठे डिमांड कर रहा है, हम कैसे समझेंगे, हमको दिक्कत होगी, या ये गलत मुद्दा हमारे साथ जोड़ दिया गया है, ये तो हमारा मामला ही नहीं था, इसमें तो हम पार्टी ही नहीं थे, सपोज ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जो पार्टी ऑब्जेक्शन करती है उसको ऑब्जेक्शन कब करना है, यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर, या जिन मामलों में विवादक स्थिर किए जाते हैं विवादक स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व। ये टॉपिक भी आपका खत्म हो गया। तो ऑर्डर 1 पक्षकारों के बारे में और वाद की विरचना से संबंधित ऑर्डर 2, दोनों ही ऑर्डर से प्रीलिम्स में एक एक क्वेश्चन होता है, नहीं तो एक तो जरूर होता है इन दोनों में। मेंस में भी क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं। अब आदेश 3 आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये प्लीडर से संबंधित है, ये डायरेक्ट प्रोसीजर से रिलेटेड, कोर्ट में जैसे मामला चलता है उससे संबंधित नहीं, इसलिए नहीं पढ़ना है। ऑर्डर 4 पे बाकायदा हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, आप सब जानते हैं, उसको आप देखिएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में हमने आप लोगों को बताया है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन का मतलब भी बताया है, इसके साथ सेक्शन 24 भी पढ़ते हैं, 6 भी पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं। समन, समन बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद अच्छा बहुत रैपिडली चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल्ड चर्चा करने की इसमें बहुत ज़रूरत नहीं है, और जैसे बताएंगे समन पढ़ने के लिए वैसे ही पढ़िएगा, क्योंकि वैसे ही आपके काम का है। ज़्यादा डेप्थ में जाके ज़्यादा बड़ा बड़ा करके समझिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑर्डर 6 में हमने आपको बच्चों बताया है, उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग, तो आपका ऑर्डर 6 भी इसी में निपट जाएगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वो आगे देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं ना। ऑर्डर 6 भी आपका करा दिया गया है, ऑर्डर 4 भी आपका करा दिया गया है, 1 और 2 भी आपका हो गया है। 3 आपको पढ़ना नहीं है, 5 समरी वे में पढ़ना है। बचता है आपका 7, 8 और 9। तो आ जाते हैं 7, 8 और 9 पर। ठीक।